नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आइए बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं आपके सामने केवीएस एलडीसी का जो हेडमास्टर का पेपर हुआ था उसके अंदर पार्ट 3 अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वाले चैप्टर से। और ये जो केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें टीजीटी पीजीटी पीआरटी जो भी पोस्ट हो रही है उनमें पार्ट 3 के अंदर ये टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तो टीजीटी और पीजीटी जो एलडीसी के एग्जाम हुए उसके अंदर जो ये प्रश्न आए थे इस टॉपिक संबंधित वो हम पहले ही करवा चुके हैं। और ये हेडमास्टर के पेपर में जो आए हैं उनको हम अब सॉल्व करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपके जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पेपर होंगे ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप इन वीडियोस को देख करके अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, संबंधित टॉपिक का अध्ययन करें। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, बालकों के सामाजिक विकास हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई गई निम्न में से कौन सी एक नीति सहायक नहीं होगी। ये चीज़ें आपको देख लेनी है दोस्तों। नहीं वाला जो प्रश्न है ना उसमें गड़बड़ हो सकती है अगर आप जल्दी करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे देखो, सामाजिक विकास के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई जो नीति है ना वो 3 होंगी इसके अंदर और एक नहीं होगी, वो आपको ढूंढनी है जो नहीं होगी। यहाँ पे देखा है इसमें। तो सबसे पहले है सामूहिक खेल आयोजित करना, यानी कि उनके लिए ग्रुप्स गेम्स वगैरह आयोजित कर सकते हैं। तो आपको पता है ग्रुप गेम अगर हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो वहाँ पे तो उसका समाजीकरण होगा, सोशलाइजेशन होगा निश्चित रूप से। चलो भैया ये तो सही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाएंगे, अगर वहाँ पे हम कल्चरल प्रोग्राम्स करवाएंगे, नाच गान संगीत होगा तो निश्चित रूप से बच्चे का सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे श्योरली होगा। तो ये भी आपका करेक्ट होना चाहिए सोशल डेवलपमेंट के लिए। वाद विवाद प्रतियोगिता अगर आयोजित कराएंगे, अगर हम डिबेट कॉम्पिटिशन वगैरह करवाएंगे, डिबेट वगैरह, तो उसके अंदर सोशलाइज विकसित होगा, तर्क वितर्क करेंगे बच्चे आपस में। तो ये भी सही है। यानी कि 3 जो पॉइंट है ना पहले वाले, ये तो सामाजिक विकास में सहायक है, सोशल डेवलपमेंट में सहायक है। अब ये प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये पूछ रहा है कि टीचर जो स्ट्रेटेजी अपना रहा है उसमें कौन से, यानी कि विल नॉट हेल्प इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन नंबर 4, जो ऐसे कंपटीशन है, निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराएंगे उनसे बच्चे का सामाजिक विकास नहीं होगा, वहाँ पे उसका जो बच्चे का नॉलेज बढ़ेगा, यानी कि सामाजिक विकास में इसका कोई खास योगदान नहीं रहेगा क्योंकि बच्चा खुद का निबंध लिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 यहाँ पे सहायक, वो क्या बोलते हैं, ऐसी नीति होगी जो कि समाजीकरण में सहायक नहीं होगी। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव वृद्धि की संकल्पना में शामिल है, यानी कि कौन सा जो पॉइंट है आपके जो दिए गए 4 पॉइंट हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो किसके अंदर शामिल है, जो हमारा ह्यूमन ग्रोथ है ना उसके अंदर शामिल है। आपको देखना है ह्यूमन ग्रोथ में क्या क्या शामिल है, क्या क्या इन्वॉल्व है। केवल भौतिक वृद्धि, यानी कि ओनली फिजिकल ग्रोथ। दूसरा है फिजिकल और यानी कि सामाजिक वृद्धि, सोशल जो ग्रोथ है। तीसरा है मानवों में किसी भी प्रकार की मात्रात्मक बढ़त बढ़त यानी कि क्वांटिटिव इंक्रीज जो हो रहा है वो। और नेक्स्ट है केवल आनुवांशिक रूप से निर्धारित वृद्धि, ओनली जेनेटिकली ग्रोथ जो होती है। तो आपको पूछा है इसमें मानव वृद्धि, मानव वृद्धि मतलब ह्यूमन ग्रोथ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा, मानवों में किसी भी प्रकार की मात्रात्मक बढ़त। ठीक है, ये मानव वृद्धि की बात कर रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना है ना। तो किसी भी प्रकार की अगर आपके अंदर क्वांटिटिव इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे इसको शामिल किया जाएगा वृद्धि के संदर्भ में। ठीक है ना। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से देखो 3 सही होंगे अब और एक, यानी कि जो भी हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन तो आगे दे रखे हैं, ये तो आपको एक बार स्टेटमेंट है, इसके आधार पर आपको सही जो ऑप्शन है उसका क्या करना है, सिलेक्शन करना है। चलो भैया सबको पढ़ लेते हैं एक बार तो। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है तो ये याद रखना, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे चूज करना है। तो पहला देखो, परिपक्वता में परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होते हैं। ये कह रहा है कि जो मैचुरेशन होता है ये सारे के सारे जो चेंज है ये कैसे होते हैं, नेचुरली होते हैं। तो ये तो बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट देखो, परिपक्वता में परिवर्तन सहज रूप से होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः परिपक्वता में परिवर्तन आनुवांशिक रूप से भी अभिक्रमित होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। यानी कि मैचुरेशन में जनरली क्या होगा, चेंज जो होंगे जेनेटिकली प्रोग्राम्ड भी होते हैं कुछ तो निश्चित रूप से। तो ये तीनों तो सही है। अब सही कौन सा नहीं है, परिपक्वता पूर्णतः पोषाहार पर निर्भर करती है, बिल्कुल गलत है। मैचुरेशन पूरी तरह से कंप्लीटली डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन पर नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो हमें अब ऑप्शन चूज करने हैं तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ओनली डी, 3 नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, आप इसको स्पीड भी बढ़ा सकते हैं वीडियो की, अगर आपके पास समय की कमी है तो आप प्लेबैक स्पीड में जाके 1.5 गुना, 1.25 गुना, 2 गुना कर सकते हैं आपके टाइम के हिसाब से। ठीक है ना। नंबर 3 हो गया, नंबर 3 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
निम्न में से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको देखना है कि कौन सा जो प्रिंसिपल है ना वो चाइल्ड डेवलपमेंट से का नहीं है। तो पहला है बाल विकास उसकी आनुवंशिक बनावट पर निर्भर है। चलो पूरे पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। विकास अनुक्रमिक रूप से होता है। डेवलपमेंट जो है ना वो तो ग्रेजुअली होता है, ये तो बात सही है एकदम। बाल विकास सापेक्षिक रूप से सुव्यवस्थित होता है, ये बात भी सही है, ऑर्डरली होता है। तो बच्चे अपनी अपनी गति से विकसित होते हैं। बिल्कुल, बच्चों की जो डेवलपमेंट होने की जो गति है वो एकदम डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग, है ना, एक समान नहीं होती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो है ना पूरी तरह से जेनेटिक मेकअप थोड़ी होता है। बाल विकास पूरी तरह से जेनेटिक नहीं होता है। बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार उस पर बाहर का भी फर्क पड़ता है। विकास की बात कर रहा है, समाज का फर्क पड़ता है, ठीक है ना, उसके जहाँ पे वो रहता है एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? अब आपको क्या करना है, कथन सही वाला देखना है, यानी कि जो स्टेटमेंट करेक्ट है ना उसको आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो सबसे पहला देखो, वृद्धि बाल विकास का एक भाग नहीं है, यानी कि ग्रोथ इज नॉट ए पार्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये तो रॉन्ग है कथन, रॉन्ग है ना, क्योंकि वृद्धि तो बाल विकास का भाग तो है, वृद्धि तो विकास का भाग है, तो ये तो एकदम गलत है। दूसरा देखो, बाल विकास में मात्र भौतिक और सामाजिक विकास शामिल है, भौतिक और सामाजिक शामिल है, यानी कि उसका और नहीं है। आगे पढ़ते हैं इसको। बाल विकास में भौतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, भावनात्मक एवं ज्ञानात्मक विकास शामिल है। और अंततोगत्वा बाल विकास वातावरण पर निर्भर करता है, यानी कि जो अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट। ये तो ऐसा नहीं है, मतलब इसके अंदर सबसे बेस्ट जो आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग, तो ये ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा बाल विकास है ना उसके अंदर मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, इसके अंदर सारा होता है, फिजिकल, सोशल, पर्सनल, इमोशनल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सारा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालकों में शारीरिक वृद्धि से क्या अभिप्राय है? बालकों में शारीरिक वृद्धि से क्या अभिप्राय है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओनली चिल्ड्रन के अंदर जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला देखो ऑप्शन, उनके शरीर की रचना और कार्य में समय के अनुसार परिवर्तन, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है उसके अंदर, या फंक्शन ओवर टाइम होता है। ये देखो, उनके आईक्यू स्तर में वृद्धि, इंक्रीज इन देयर आईक्यू लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे शारीरिक वृद्धि की बात कर रहा है, आईक्यू लेवल तो डिफरेंट ही हो गया है शारीरिक वृद्धि से, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, उनके शारीरिक भार एवं ऊंचाई में वृद्धि, ओनली शारीरिक भार और ऊंचाई में वृद्धि से ही थोड़ी चलेगा, और भी बॉडी पार्ट्स उसके ग्रो करेंगे, ठीक है ना, टाइम टू टाइम। उनके शारीरिक भार में वृद्धि, तो ये तो इसके पार्ट हो गया। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर जो निकल कर आ रहा है आपका 6 नंबर क्वेश्चन का क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उनका जो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर, फंक्शन ओवर टाइम मतलब कार्य में समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं, यही शारीरिक वृद्धि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7th, भावनात्मक रूप से एक टूटे बालक की पहचान सबसे अच्छी तरह हो सकती है, यानी कि कौन सबसे अच्छी तरह से पहचान कर सकता है ऐसा बालक जो इमोशनली ब्रोकन हो चुका है, उसको कौन अच्छे से बेस्ट वे में उसको कौन आइडेंटिफाई कर सकता है? एक सामूहिक परीक्षण द्वारा, एक ग्रुप टेस्ट लेकर के, एक कक्षा मॉनिटर द्वारा, एक क्लास मॉनिटर द्वारा, या कक्षा अध्यापक द्वारा, या क्लास टीचर द्वारा, क्लासमेट्स, उनके जो कक्षा सहपाठी होते हैं। तो एक भावनात्मक रूप से जो बच्चा टूटा है उसकी पहचान सबसे अच्छी तरह कौन करेगा? देखो भैया, सामूहिक परीक्षण से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे का यहाँ पे दिखेगा नहीं अगर ग्रुप टेस्ट लेंगे तो। मॉनिटर भी क्या करेगा, मॉनिटर भी इतना थोड़ी ना जुड़ता है, हर बच्चे से थोड़ी पता चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा समय तक जो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, वो होगा यहाँ पे क्लास टीचर का, क्योंकि कक्षा अध्यापक हर बच्चे के लगभग लगभग, जो क्लास टीचर होता है उसके पास उसकी जो क्लास होती है, जितने भी बच्चे होते हैं उनका एक तरह से पोर्टफोलियो उसके पास होता है, ठीक है, और वो उनको देखता है, और उनके चेहरे से ही पढ़ सकता है क्लास टीचर कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी तरह से जो आइडेंटिफाई कर सकता है बेस्ट वे में वो कर सकता है क्लास टीचर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्कूल के छात्र हेतु, यहाँ पे प्राइमरी क्लासेज की बात कर रहा है, क्योंकि हेडमास्टर का पेपर है ना, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो
हेडमास्टर का जो ऑब्जर्वेशन का काम है ज़्यादातर, तो वो क्या करता है, प्राइमरी क्लास को ही ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर प्रश्न बच्चों से संबंधित, छोटे बच्चों से संबंधित। प्राथमिक स्कूल के छात्र हेतु निम्न में से कौन सा एक विकासात्मक कार्य नहीं है? ठीक है, क्या बोलेंगे, यानी कि कौन सा जो है नॉट ए डेवलपमेंटल टास्क है ना फॉर द प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। विकासात्मक कौन सा नहीं है, बाकी तो ही। तो लर्निंग टू वॉक, चलना सीखना, लिंग भेद को सीखना, और ठोस भोज्य पदार्थों को, मतलब जो सॉलिड फूड होते हैं उनको खाना, भावनात्मक रूप से स्थिर होना सीखना, लर्निंग टू बी इमोशनली स्टेबल। नहीं, प्राथमिक स्कूल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो वो भावनात्मक रूप से स्थिर होकर, मुश्किल काम है उनके लिए, है ना। ये तो बड़ों का काम है, ये तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे प्राइमरी स्टेज पे मेरे हिसाब से। यही आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8। प्राथमिक स्कूल के बालकों हेतु निम्न में से कौन सा एक विकासात्मक चुनौती नहीं है? विकासात्मक चुनौती नहीं है, आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंज होते हैं ना, डेवलपमेंटल चैलेंज। तो प्राइमरी स्कूल के लिए कौन सा नहीं है ये देखना है। व्यवहार विकार, व्यवहार विकार यानी कि जो उसका कंडक्ट डिसऑर्डर है, ये तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, चुनौती है एक तरह से। तो स्वलिंगता, ऑटिज्म आपने पढ़ा होगा, ये भी एक प्रॉब्लम है प्राइमरी स्टेज में, ठीक है। एक अच्छे जीवन की अवधारणा, यानी कि जो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है गुड लाइफ का, वो तो बच्चा इतना नहीं सोचता है, इसके बारे में कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, ये सारी समस्याएं यहाँ पे लगभग लगभग चुनौतियाँ हैं हमारे पास प्राइमरी स्टेज में, है ना, विकासात्मक चुनौती हैं ये तो। लेकिन मेरे ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ए गुड लाइफ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये विकासात्मक चुनौती नहीं है यहाँ पे प्राथमिक स्कूल के बालकों में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम अक्षमताओं वाले कुछ प्राथमिक शाला के बच्चों के संबंध में एक अध्यापक क्या श्रेष्ठतम निर्णय ले सकता है? क्या बोलेंगे, अधिगम अक्षमताओं को आपको, जो लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहा है ना, अधिगम अक्षमता मतलब जो डिसऑर्डर होते हैं ना, डिसेबिलिटीज जो होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले कुछ जो बच्चे हैं ना प्राथमिक शाला के, उनके संबंध में एक अध्यापक क्या श्रेष्ठतम निर्णय ले सकता है? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला, स्टाफ मीटिंग के में मसले को उठाकर उस पर चर्चा करना। इससे कोई फायदा नहीं है, अगर स्टाफ मीटिंग में बच्चे के संबंधित चर्चा कर रहा है जो अधिगम अक्षमता है, तो वहाँ से कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई निर्णय नहीं निकलेगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई डिस्कस का फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, प्रभावित बालकों के अभिभावकों से बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करना। अभिभावकों की बैठक पर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे ढूंढना है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। नेक्स्ट देखो, अपने अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में पाए गए प्रशिक्षण के आधार पर समस्या का हल निकालने का प्रयास करना। अब ये जो है ना, टीचर जो होगा, अध्यापक जो होगा, अगर वो सोल्व करने जो प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व करेगा कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग रिसीव्ड ड्यूरिंग हीजर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर यहीं से निकलेगा, क्योंकि मनोविज्ञान के विशेषज्ञों से मुद्दे पर चर्चा करके कोई फायदा नहीं है इसमें। तो क्योंकि आपने ही ट्रेनिंग ली है ऐसे बच्चों को पढ़ाने की जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले हैं, तो आपसे ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन कोई नहीं जानता है। जो कि आपने अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो आपने बीएड या डीएड किया है, उसमें जो प्रशिक्षण लिया है, उसी से आधार पर समस्या का प्रयास किया जाएगा हल निकालने का, तो ही ये मामला श्रेष्ठतम निर्णय होगा आपका, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर 11। बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? यानी कि जो बच्चा है ना, चाइल्ड, उसका सोशलाइजेशन फर्स्ट सबसे पहले कहाँ होगा? उसके खेल के साथियों से, जो प्लेमेट्स होंगे उसके ग्राउंड में, उनसे, उसके स्कूल के पहले दिन से, फर्स्ट डे इन स्कूल, उसके जो नेबर हैं उनसे होगा, या हिज हर पेरेंट्स, उसके अभिभावकों से। तो सबसे पहले की बात कर रहा है मेरे दोस्तों, सबसे पहले समाजीकरण बच्चे का जो होगा, आपको पता है बच्चा सबसे पहले किसके संपर्क में आएगा? माता के संपर्क में आएगा, पेरेंट्स के संपर्क में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद ही वो जाएगा भैया पड़ोसियों के पास, ठीक है ना, पड़ोसी या रिश्तेदार जो हैं उनके पास जाएगा सेकंड पार्ट में। फिर उसके बाद में वो जाएगा अपने समाज के अंदर, ठीक है, थोड़ा पड़ोस बढ़ जाएगा, इसका दायरा बढ़ जाएगा, कम्युनिटी के अंदर जाएगा। फिर वो स्कूल के अंदर जाएगा, स्कूल में खेल साथी मिलेंगे, ठीक है। तो बेस्ट आंसर जो पहले वाला है ना, इसके अकॉर्डिंग मेरा इसके अनुसार होना चाहिए, पेरेंट्स से, सबसे पहले पेरेंट्स से होता है उसका समाजीकरण, ठीक है ना। स्टार्टिंग जो होती है ना, बिगनिंग, वो वहीं से होती है, ठीक है। 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों,
एक अध्यापक घर तथा स्कूली निरंतरता को श्रेष्ठतम बढ़ावा दे सकता है। मतलब क्या है इसका? हाउ ए टीचर कैन मैक्सिमाइज होम स्कूल कंटिन्यूटी, स्कूली निरंतरता को। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वो सॉरी ऑप्शन देखो। अभिभावक अध्यापक समिति की बराबर बैठकें आयोजित आयोजित कर, यानी कि अभिभावक और अध्यापक की जो बैठक होती है इसको क्या बोलते हैं? मोस्टली पीटीए मीटिंग बोलते हैं ना, पेरेंट टीचर जो मीटिंग होती है लगातार आयोजित करके। दूसरा है अधिकतम अभिभावकों के साथ स्कूली बच्चों से अंतःक्रिया सुनिश्चित कर, अभिभावकों के यहाँ समय समय पर जाकर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भैया, अध्यापक क्या हर बच्चे के घर जाएगा? क्या ऐसा संभव नहीं है। स्कूल के समस्त हॉबी क्लबों में परामर्शदाता के रूप में अभिभावकों को नामित कर, इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कितने भी पेरेंट्स हैं उनको नॉमिनेट कर दे परामर्शदाता के रूप में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। अब यहाँ दोनों ऑप्शन में देखो टकराव है, आप अपना उत्तर कमेंट करो इसके अनुसार। तो बेस्ट आंसर मेरे हिसाब से निकलेगा कि जो इंट्रैक्शन होगा, मैक्सिमम इंट्रैक्शन जो होगा पेरेंट्स और स्कूल के बच्चों का, यहाँ से ही मेरे हिसाब से आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बेस्ट आंसर है आपका, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप क्या करेंगे, दोनों में से बेस्ट आपके अकॉर्डिंग सोच करके कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलो भैया नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक छः कक्षा 6 के एक दिव्यांग बालक को सबसे ज़्यादा कौन मदद कर सकता है? बताओ सबसे ज़्यादा कौन मदद करेगा? कौन सा बच्चा है? क्लास 6 का बच्चा है, हैंडीकैप्ड बच्चा है, और इसकी हेल्प सबसे ज़्यादा कौन करेगा? मतलब हु कैन हेल्प मैक्सिमम, बताओ। एक अभिभावक पेरेंट्स, एक अध्यापक टीचर, एक प्रधानाध्यापक हेडमास्टर, या उसका क्लासमेट। कक्षा 6 का एक दिव्यांग बालक है। देखो अध्यापक इतनी हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको और भी क्लासेज में क्लासेस लेनी होंगी, तो पूरे समय पे थोड़ी ना रहेगा क्लास के अंदर। अभिभावक रहेगा क्या क्लास में? नहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएगा। प्रधानाध्यापक आपको पता है वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसका बेस्ट आंसर निकलेगा कक्षा सहपाठी। कक्षा सहपाठी जो उसके क्लासमेट्स होंगे, उसके साथ रहते हैं पूरे दिन, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा मदद वही करेंगे उसकी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सा एक एक बालक के ज्ञानात्मक विकास का कार्य नहीं है? मतलब जो बच्चे कौन सी एक ऐसी यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक जो कार्य है ना वो बालक के उसके मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट को वो फंक्शन नहीं करेगा? तो देखो सूचना याद करेगा, सूचना यानी कि रिकॉलिंग करेगा इंफॉर्मेशंस को, तो वो तो ज्ञानात्मक का ही पार्ट हुआ ना, सूचना याद करना। तो नई सूचना सीखना ये भी उसका ही पार्ट हुआ। अगर वो कोई नई इन्फॉर्मेशन सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है, तो वो भी एक ज्ञानात्मक विकास ही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही है। योजना बनाने में निर्णय लेना, वो कोई प्लानिंग करेगा या कोई डिसीजन लेगा ना, तो वो भी एक ज्ञानात्मक का ही टाइप है। कौन सा नहीं है मेरे हिसाब से? वाद यंत्र को तीव्र गति से बजाना, यानी कि वो क्या करेगा, उसके पास कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होगा उसको फास्ट स्पीड से बजाएगा, तो यहाँ पे कोई ज्ञानात्मक विकास का मामला नहीं है, वो तो स्किल है, ठीक है ना, उसको सीख लेगा, कौशल है वो तो। चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एक कुसमायोजित बालक है ना, उसका अत्यधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? यानी कि एक बालक है ना वो कुसमायोजित है, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है उसका। अब इसका संभावित कारण ढूंढना है आपको। उसका कमजोर भावनात्मक विकास, यानी कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा वीक हुआ हो, उसकी निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि, लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड का किसी भी प्रकार असर नहीं पड़ता है देखा जाए तो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। परीक्षा में उसके कम अंक प्राप्त करना, ये भी कारण हो सकता है लेकिन इतना नहीं होगा, ठीक है ना। परफॉर्मेंस एग्जाम में तो वो तो हो सकता है कभी कम कभी ज़्यादा चलता है। उसका निम्न बौद्धिक स्तर, निम्न बौद्धिक स्तर से भी वो कुसमायोजित हो सकता है, नहीं ये भी नहीं है। मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बेस्ट जा रहा है, ठीक है। अगर उसका इमोशनल डेवलपमेंट कमज़ोर है, भावनात्मक विकास अगर उसका कमज़ोर है, तो वो बच्चा कुसमायोजित हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे का कुसमायोजित बालक का अत्यधिक संभावित कारण यही होगा, भावनात्मक विकास। तो अब अगर टीचर है ना उसके अंदर भी भावनात्मक जो इमोशनल डेवलपमेंट है ना वो होना चाहिए टीचर का, क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट के बिना हम जो समस्याएं हैं उनको हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना।
कोई भी परिस्थिति आएगी, अगर हम इमोशनली डेवलप नहीं है तो हम वहाँ पे टूट सकते हैं, कुसमाजित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हेडमास्टर एलडीसी एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन। इसका जो टॉपिक था वो हमने देखा, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तो ये जो वीडियो है समान रूप से उपयोगी है टीजीटी पीजीटी पीआरटी एग्जाम के लिए। सबसे ज़्यादा जो उपयोगी है ना, एक प्राइमरी टीचर्स वालों के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अपने प्राइमरी जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं साथी, डीएड वाले या बीएड वाले हैं, आजकल तो बीएड वाले भी अलाउ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको ज़रूर शेयर करो दोस्तों, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे जो आपका पार्ट 3 है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट केवीएस में, अंडरस्टैंडिंग टीचर, जो टीचिंग लर्निंग वाला जो टॉपिक है, इसमें 15 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो उन 15 प्रश्नों को मैं कोशिश करूंगा कि हेडमास्टर टीजीटी और पीजीटी के अंदर जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनको एक साथ मर्ज करके वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि 10-10, 15-15 क्वेश्चन मेरे लिए भी इतना समय की थोड़ी कमी होती है उनको एडजस्ट करने में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग टॉपिक्स को 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहली बार अगर चैनल पर हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक शेयर कर दो भाई, आपकी इच्छा हो तो, ठीक है ना। क्योंकि हमें एक क्या मिलता है, एक सहारा मिलता है, हमें एक प्रोत्साहन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारी इस मेहनत को कई लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और हम इससे लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ज्ञान है ना, जिसको जितना प्रसारित करोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। कई बंदे ये सोचते हैं कि यार मैं ही पढ़ लेता हूँ, मैं इस चीज़ को किसी को नहीं बताऊँगा, ये नोट्स मेरे किसी को नहीं दूंगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। क्योंकि सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। कोई ऐसा होगा जिसको आप सारे नोट्स दे देंगे तो भी वो परीक्षा जाएगी, उनको देखेगा नहीं उठा करके, ठीक है ना। जब तक आप स्वचिंतन नहीं करेंगे अपने अंदर, अपना जो पर्सनल है ना यार, हर एक आदमी का एक एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, उसकी एक फिलोसफी होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो प्रिपरेशन करेगा तो ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर पाएगा। रट कर देख कर किसी का लेकर देकर ऐसे फाइट करना बहुत मुश्किल है। तो आप स्वचिंतन क्या बोलते हैं, चिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए और अपनी एक ऑन स्ट्रेटेजी डेवलप कीजिए, किसके लिए, कि चीज़ों को लर्निंग कैसे किया जाए। दोस्तों एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ लास्ट में, जो रुके हैं अंत तक उनके लिए है ये, कि अगर आपने ओनली रीडिंग की ना, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कंपटीशन कहता है कि रीडिंग नहीं चाहिए, ये कहता है कि लर्निंग चाहिए भैया। सो रीडिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग। तो रीडिंग मत करते जाओ, रीडिंग 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 पूरे दिन 16 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। लर्निंग इंपॉर्टेंट है, भले ही आप 5-6 घंटे पढ़ो, लर्निंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा है। 15 घंटे रीडिंग करने से बेहतर है 3-4 घंटे लर्निंग कीजिए। अब आप कहेंगे भाई लर्निंग तो रीडिंग से ही होगी ना सर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कंटिन्यू रीडिंग करते रहो नए टॉपिक्स को, कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही टॉपिक को 2-3 बार पढ़ करके उसी के जो क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सेट हल करिए, उसी टॉपिक के, उसी को यूट्यूब पर देखो, तब जा करके आपका क्या होगा, लर्निंग होगा, और ये क्या होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, ठीक है ना, पूरी लाइफ तक चलेगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।